हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केल्विन यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो अभी पर्टिकुलर 10th क्लास में हैं। जी हाँ, ये एक एग्जाम है जिसे हम कहते हैं NTSC। इसका फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को मिनी IIT भी बोला जाता है। अभी जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि क्यों इसको मैं मिनी IIT बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। जैसे हमें सबको पता है कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, IIT का एग्जाम उनके लिए बहुत टफ होता है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ नेशन। बट अगर NTSC की बात करें तो ये इसको मिनी IIT का दर्जा इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये 10th क्लास के लिए उतना ही टफ एग्जाम है जितना 12th क्लास के लिए IIT होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्जाम कितना ज़्यादा टफ होगा और कितना इंपॉर्टेंट भी होगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, डेफिनेटली इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो को जरूर आगे तक देखिएगा और कहीं भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करिए सो दैट हम उसको रिस्पॉन्ड कर पाए। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं NTSC के बारे में आपको बता देता हूँ। NTSC एक ऐसा एग्जाम है जो अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में है तो अगर वो एग्जाम ये क्वालिफाई कर जाता है तो उसको लाइफ टाइम तक एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। इट मीन्स कि अगर वो 10th क्लास में एग्जाम क्लियर कर जाता है तो 11th एंड 12th क्लास में उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। देन ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, आगे अगर PhD करता है, जितनी भी पढ़ाई वो करेगा, गवर्नमेंट ये कहता है कि भैया तुम पढ़ाई करो, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे जितना भी आप पढ़ना चाहते हो। बट डेफिनेटली ये स्कॉलरशिप इतना आसानी से नहीं मिलने वाला, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि NTSC होगा किसके लिए। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास में है। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आपको जो अपॉर्चुनिटी है सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के बच्चों को मिलती है। अगर आपने ये एग्जाम मिस कर दिया तो आपको कभी भी आगे की क्लास में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। देन आगे बात करते हैं। ये जो एग्जाम है ये 2 स्टेजेस में होता है। जो इसका पहला स्टेज है वो स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट लेवल का मतलब बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं दिल्ली का स्टूडेंट हूँ तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो दिल्ली स्टेट लेवल है, वो इसको कंडक्ट कराएगा। अगर कोई पंजाब का है तो उसको पंजाब लेवल पे कंडक्ट कराया जाएगा। अगर कोई हरियाणा लेवल का है, कोई बिहार लेवल का है, जो भी स्टेट है उसके हिसाब से जो कंडक्टिंग बॉडीज हैं वो इसको एग्जाम को कंडक्ट कराएंगी। बट जो सेकंड पार्ट होगा दैट विल बी इन द नेशनल लेवल। इसको आप कह सकते हैं कि ये इसका दूसरा लेवल है। अगर स्टेट लेवल कवर होता है तब आपको नेशनल में जाने का मौका मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम आपने देखा होगा हमारे स्कूल में कुछ ओलंपियाड्स होते हैं जो पहले एक स्कूल लेवल पे होते हैं, फिर इंटर स्कूल होते हैं, फिर जोनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे। ये सेम उसी तरीके का एग्जाम है जिसमें आपको 2 लेवल पे एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो पहला एग्जाम होगा वो स्टेट लेवल पे होगा और जो सेकंड एग्जाम होगा वो NCERT कंडक्ट कराएगा। और NCERT ये देखता है कि 10th क्लास के हमारे नेशन के अंदर कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। करेक्ट। तो डेफिनेटली आपको पता है स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 जो है वो और ज्यादा टफ होगा क्योंकि वो बाकी सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे जो स्टेज 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। यस, अगर आप NTSC के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट जो है इसका वो ये है स्कॉलरशिप। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कॉलरशिप आपको ओवर द लाइफ टाइम पीरियड मिल सकती है अगर आप इस NTSC एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो। और स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या क्या अमाउंट आपको स्कॉलरशिप का मिलेगा, हम आगे करते हैं, देखते हैं। आगे देखिए, जो NCERT है वो ऑल ओवर एग्जाम के अंदर जब आप स्टेज 1 और स्टेज 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तो 2000 बच्चों को सिलेक्ट करता है, टॉप 2000 को। जी हाँ, याद रखिएगा, सिर्फ 2000 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको ये स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाएगा। और आपको मैं ये बता दूं कि जो स्टेज 1 के अंदर ऑल ओवर इंडिया में बच्चे बैठते हैं वो करीब 10 लाख होते हैं। बट जब वो स्टेज 2 में आते हैं, जो क्वालिफाई होते हैं, वो बच्चे बच जाते हैं सिर्फ 5 से 6000। तो आप समझ सकते हैं कि 10 लाख से 5 से 6000 आने का मतलब ये है कि कितने बच्चे एलिमिनेट हो रहे हैं। तो मेक श्योर आप अगर ये एग्जाम देना चाह रहे हैं तो इसकी प्रिपरेशन आप बेटर करें, आप इसका शेड्यूल जानें जो आपको आगे वीडियो में मिलेगा। स्कॉलरशिप की अगर हम आगे बात करें तो अगर आपने ये 10th क्लास में एग्जाम क्वालिफाई कर दिया जो कि स्टेज 1 होगा और 11th क्लास में इसका स्टेज 2 होता है जैसे आप 11th में आते हैं, तो इसका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपको मिलेगा 1250 रुपीज। मतलब आपको 1250 रुपए पर मंथ मिलेंगे 11th एंड 12th में। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई पॉकेट मनी का जरूरत नहीं है, आपका जो स्कॉलरशिप है वो खुद गवर्नमेंट आपको अलॉट कर रहा है। अगर इसके आगे चलते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, आप कोई भी डिग्री करते हैं ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वहां पर आपको 2000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। और इसके अलावा अगर और कोई बच्चा है जो आगे जाना चाहता है, PhD करना चाहता है, आप सबको पता है कि PhD इज दी वन ऑफ दी हाईएस्ट
एजुकेशन इन द आवर नेशन। तो अगर पीएचडी कोई बच्चा करता है तो वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट ऑफ कमीशन के अकॉर्डिंग आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। अब इसका रीजन ये है क्योंकि जब आप पीएचडी करने जाते हैं तो पीएचडी एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर कोर्स को कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए आपको ये ग्रांट दिया जाता है। क्लियर हो गया? अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है प्लीज हमें कमेंट करिए, वी विल डेफिनेटली गेट इनटू इट। देन अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन की। सिलेक्शन होना कैसे है? सिलेक्शन हमें ये पता है कि सबसे पहला तो आपका ये होगा कि जो स्टेट है और जो यूटीज हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज जो है, वो अपने अपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगी। देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे लेट्स सपोज एनसीईआरटी जो है वो ये कहता है कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि हमारे देश में 10वीं क्लास के कितने ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो इस तरीके के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं। वो ये कहता है कि पहले आप अपने अपने स्टेट के जो धुरंधर बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, उनको लेकर आइए, हम उसका एक एग्जाम लेंगे। तो सेम ऐसा ही है कि जो पहला स्टेज है वो हर एक स्टेट में जितने जितने टॉपर्स होंगे वो निकल के बाहर आएंगे और वो जाएंगे स्टेज 2 के अंदर। तो स्टेज 2 के अंदर जैसे ही वो जाएंगे उसके बाद जो एनसीईआरटी है वो अपना एक एग्जाम लेगा और अगर वो एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टेज 1 एग्जाम बाय विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर स्टेज 2। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न की, मतलब इस एग्जाम में मार्क्स आपको कितने चाहिए, इस एग्जाम में आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो डेफिनेटली आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, राइट? तो अगर मैं बात करूं उन कैंडिडेट्स की जो रिजर्व कैटेगरीज में हैं, जो एससी, एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो यहाँ पर उनके लिए 32% का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। मतलब आपको 32% मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे ईच पेपर में, राइट? इसका शेड्यूल हम आगे पूरा पढ़ेंगे, इसका पूरा जो एक पैटर्न है पेपर का वो हम आगे पढ़ेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि आपको 32% मार्क्स चाहिए होंगे अगर आप इन रिजर्व कैटेगरीज में है तो। आगे अगर चलते हैं जनरल और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर आपको 40% चाहिए होगा एक एक पेपर में, जो दोनों पेपर होंगे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नाउ शेड्यूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी वीडियो में। क्यों? क्योंकि ये हर बार चेंज होता है डेफिनेटली, और इस बार आपको पता है कोविड की वजह से ये जो एनटीएससी का एग्जाम है ये हर नवंबर को होता था, बट इस बार जो ये एग्जाम है इस एग्जाम में थोड़ा चेंज हुआ है, शेड्यूल में चेंज हुआ है। आप सबको पता है ऑल ओवर द नेशन, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, तो इसका एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ है। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डिटेल रहेगी। डिटेल कुछ इस तरीके से है, जो स्टेज 1 एग्जाम होगा उसकी अभी एप्लीकेशन की जो फॉर्म्स हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो अभी आनी बाकी है। अपना अपना स्टेट, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टेज 1 जो है वो अपने अपने स्टेट में वेराई करेगा, वो देखेंगे कि कौन से स्टेट में कब रिलीज करना है। तो अभी ये डेट्स आनी बाकी हैं, जैसे ही ये डेट्स आती हैं पर स्टेट की हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप उस एग्जाम को फिल कर पाओ, क्योंकि ये एग्जाम बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अब स्टेज 1 जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में जनरली आप मान के चलिए होता है। पहला पार्ट उनके लिए जो मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, इनका एग्जाम जो होगा वो होगा 12 दिसंबर 2020, मतलब सैटरडे को। दोबारा सुनिए, स्टेज 1 का जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में है, जिसमें पहला पार्ट में जो स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो करेंगे मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड अंडमान एंड निकोबार। ये होगा 12 दिसंबर को। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स बचते हैं, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, जितने भी बाकी सारे स्टेट्स ऑल ओवर नेशन में, उनका जो एग्जाम होगा वो होगा संडे को, जस्ट उसके अगले दिन ही, वो है 13 दिसंबर को। क्लियर हो गया? 12 दिसंबर को ऊपर वाले स्टेट्स का एग्जाम होगा, देन नीचे 13 दिसंबर को बाकी स्टेट्स का। अब जो बच्चे ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उनका एग्जाम होना है कब? स्टेज 2 के लिए, जो कि नेशनल लेवल पे होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है, जितने भी बच्चे एग्जाम क्वालिफाई होंगे उनका सिर्फ एक ही दिन एग्जाम होगा और वो होगा 13 जून 2021। जी हाँ, आज इस साल का जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है एनटीएससी का वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज जो भी आपकी क्वेरीज आ रही है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसको आपको रिप्लाई कर पाए। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल के आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब ये बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी का मतलब ये है सिंपल सी कि भैया 10th क्लास में आप होने चाहिए और किसी पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के अंदर आपका एडमिशन होना चाहिए अगर आप स्टेज 1 में जाना चाहते हैं तो। दूसरा, इसके लिए कोई भी आपको डोमिसाइल का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, कोई भी डोमिसाइल का ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यू जस्ट हैव टू बी इन द 10th क्लास एंड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। एक और चीज, जो बच्चे ओपन लर्निंग में हैं ये वो एग्जाम भी दे सकते हैं, मतलब ओडीएल के जो बच्चे हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग के, वो भी एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो भी स्कॉलरशिप को ले सकते हैं अगर वो इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। देन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की।
क्योंकि पैटर्न अगर जब तक आपको नहीं पता तो आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपको ये नहीं पता कि क्या नेगेटिव मार्किंग आती है, क्या पॉजिटिव मार्किंग होती है, कितने नंबर का पेपर होता है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर ये देखते हैं। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं, जो स्टेज 1 है और जो स्टेज 2 है, दोनों का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम होता है। आप मेक श्योर याद रखिएगा कि अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं और मैं स्टेट लेवल की बात करूं, दोनों का पेपर का जो पैटर्न होगा दैट विल बी सेम। स्टेज 1 और स्टेज 2 का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आपका पैटर्न दिख रहा होगा। इसके अंदर मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके आते हैं मेंटल एबिलिटी और आता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल एबिलिटी का मतलब ये है कि आपके जो आईक्यू, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। और स्कॉलस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे लिटरेट किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ पेपर 1 और पेपर 2 की, मैं आपको यहाँ ये समझा देता हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्यों कह रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जो एनटीएससी का स्टेज 1 एग्जाम होता है उसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 मतलब आपके 2 पेपर होंगे एक ही दिन में। और ऐसे ही अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं और स्टेज 2 में जाते हैं, वहां पर भी आपकी जो पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, दोनों पेपर होंगे। पहला होगा मेंटल एबिलिटी का, दूसरा होगा सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस का, जिसे हम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर आप पैटर्न देखिए पेपर 1 का, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन जो होगी वो होगी 120 मिनट्स। इट मीन्स कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतने ही मार्क्स हैं, राइट। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और जो ड्यूरेशन आपको मिलेगा वो लगभग 2 घंटे मिलेंगे। और 2 घंटे ही मिलेंगे आपको सेट के लिए, जो कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो मतलब आपका जो पेपर हो गया वो कितने घंटे का हो गया, 4 घंटे का। जी हाँ, इसका जो टाइमिंग है वो डेफिनेटली शेड्यूल किया जाएगा, आगे नोटिफाई किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। इसका पूरा जो शेड्यूल है और जो भी कम्युनिकेशन है वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है। आप अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो हमें कमेंट करिए ताकि हम आपको रिप्लाई कर पाए। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर। अब एप्लीकेशन करना कैसे है, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर मुझे एग्जाम देना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में एनटीएससी के बारे में नहीं पता था, तो हमें कमेंट करिए ताकि हमें ये पता चल पाए कि हम कितने लोगों की एक्चुअल में फर्स्ट टाइम हेल्प कर रहे हैं फॉर दी एनटीएससी। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें, यहाँ पर वो बच्चे एप्लीकेंट हैं जो 10th क्लास में हैं और वो जो है अपने स्टेट और यूटी जो लाइजनिंग ऑफिसर्स होते हैं, ये कुछ लाइजनिंग ऑफिसर्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी आपको अपनी वेबसाइट पे रिलीज करता है। हम डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक भी दे देंगे। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर लाइजन ऑफिसर मिलेगा जहाँ से आपको फॉर्म कलेक्ट करना है, राइट। या आप स्कूल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने, या फिर उस लाइजन ऑफिसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू गेट द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म ले लेते हैं, वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करके अच्छे से अपने प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना होगा, साइन करवाना होगा, ताकि आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेट यूटी जो भी आपका लाइजन ऑफिसर है वहां पर आप सबमिट करा पाए। याद रखिएगा इसमें कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं होगा। अगर आपने लास्ट डेट मिस कर दिया तो प्लीज मेक श्योर आप जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा, जो भी रिलीज होने वाली है हर एक स्टेट की, उससे पहले पहले अपने स्कूल में प्रिंसिपल से बात करके फॉर्म फिल करवा के अपने लाइजन ऑफिसर को, जो भी आपका असाइन लाइजन ऑफिसर होगा, यहाँ पर आप देकर आए। क्लियर। देन अब जो कैंडिडेट्स हैं और जो प्रिंसिपल है वो डेफिनेटली प्लीज ध्यान रखें कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए स्कूल की भी है और आपकी भी है, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि आपके जो स्टूडेंट हैं जो भी एनटीएससी एग्जाम को देने जा रहे हैं, उससे पहले पहले, उसकी लास्ट डेट से पहले पहले उनका एप्लीकेशन फॉर्म लाइजन ऑफिसर पे पहुंच जाए। क्योंकि जो लाइजनिंग ऑफिसर है वो कभी भी कॉल नहीं करेगा स्कूल में कि आपके कोई स्टूडेंट्स बचे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो इनिशिएटिव होगा वो आपकी तरफ से ही होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अगर टीचर्स या प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करिए ताकि वो इस अच्छे एग्जाम में बैठ पाए। आगे चलते हैं। जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उनकी डिफरेंट लास्ट डेट होती है सबमिशन की, जैसे मैंने आपको बताया। और जो भी लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं उनके प्रॉपर एड्रेस भी आपको मिलते हैं, राइट। और वहां पर आपको ये सबमिट करने होते हैं अपने फॉर्म्स, जो भी आपके कंप्लीटेड फॉर्म्स हैं। तो ये जो पूरी लाइजनिंग ऑफिसर की जो डिटेल है ये हम आपको भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो आप प्लीज चेक करिएगा अच्छे से, और कौन सा लाइजनिंग ऑफिसर आपका है उसको कॉन्टैक्ट करिए ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ पे सबमिट हो पाए। क्लियर हो गया। अगर कोई भी इसमें डाउट है तो कमेंट करिए फटाफट, हम उसका रिप्लाई करते हैं। अब जो स्टेट जो जितने भी एड्रेस हैं और जो कॉन्टैक्ट नंबर है एलओ के जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं, उसका लिंक भी यहाँ पर दे रहा हूँ मैं आपको, और डिस्क्रिप्शन में तो हम डाल ही रहे। एक जरूरी बात, स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर एनसीईआरटी का कोई भी रोल नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि एनसीईआरटी को कांटेक्ट करते हैं, एनसीईआरटी से फॉर्म रिक्वेजिशन लेते हैं, एनसीईआरटी के पास जाते हैं फॉर्म लेने के लिए ऑफिस में,
वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा, ना वो आपका फॉर्म लेगा। क्यों? क्योंकि स्टेज 1 के लिए लाइजनिंग ऑफिसर जो है, जो भी स्टेट लाइजनिंग ऑफिसर है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है आपके लाइजनिंग ऑफिसर का, उसको कॉल करिए, उनसे बात करिए और वो आपकी क्वेरी डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो दिल्ली के अंदर लाजपत नगर में ऑफिस है। ऐसे ही अगर मैं यूपी की बात करूँ तो वहाँ पर इलाहाबाद में ऑफिस है। तो आपके पर्टिकुलर स्टेट्स के पर्टिकुलर लाइजनिंग ऑफिसर्स होते हैं जो आपको की क्वेरी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देन अगर हम यहाँ पर फीस की बात करें इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये एग्जाम बहुत अच्छा है जिसमें स्कॉलरशिप इतनी अच्छी मिल रही है तो शायद फीस भी देनी पड़ेगी। देयर इज नो फीस स्टूडेंट। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर कोई स्टेट पर्टिकुलर है, वो अगर रिक्वायर्ड करता है तो वो फीस चार्ज कर सकता है, अदरवाइज एनसीईआरटी इज नॉट एट ऑल चार्जिंग एनी फीस। इसका मतलब ये है कि एग्जाम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही कम केस, मुझे लगता नहीं शायद मैंने आज तक कोई ऐसा केस देखा है जहाँ पर जो स्टेज हैं, जो लाइजिंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कोई फीस चार्ज करी हो, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फीस बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता है एनसीईआरटी की। आप लाइसेंस ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करिए और जो फॉर्म है वो कलेक्ट करिए, प्रिंसिपल से अटैच कराइए और उसको आगे फॉरवर्ड करवाइए। क्लियर हो गया? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो इंडिया के बाहर बच्चे रह रहे हैं। अगर लेट सपोज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन हैं और अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एग्जाम एप्लीकेबल है, राइट? और ये एग्जाम उनके लिए कैसे एप्लीकेबल है? उनके लिए एक अच्छी चीज ये है कि उनको स्टेज 1 अपीयर नहीं करने की जरूरत, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्टेज 1 जो है वो स्टेट वाइज होता है, तो स्टेट वाइज तो वो बैठ नहीं सकते। तो उनके लिए क्या कंडीशन है? उनके लिए कंडीशन ये है कि वो स्टेज 2 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, उनको एक थोड़ा सा एडवांटेज है, तो आप इसको कंसिडर करिए क्योंकि एनसीईआरटी ने वो रूल बनाया है। तो यहाँ पर जो 10th क्लास का स्टूडेंट है वो डायरेक्टली स्टेज 2 में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है और उसको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच करने होंगे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, या आप कह लीजिए एनसीईआरटी के लॉगिन आईडी में, जहां पर उसको ये पता चलेगा कि उसका एग्जाम कब होना है और क्या क्या चीजें उसको जरूरत है। क्लियर हो गया? तो ये प्लीज आप याद रखिएगा, जितनी भी चीजें हमने आपको बताई ये बहुत जरूरी चीजें हैं एनटीएससी से रिलेटेड, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी इंक्वायरीज आ रही थी हमें, वो ये पूछ रहे थे कि सर एग्जाम कब होगा, कब नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं है। तो भैया मेक श्योर एग्जाम होगा, डेफिनेटली होगा, बड़े बड़े एग्जाम्स हो रहे हैं तो ये भी होंगे। तो प्लीज अपनी तैयारी रखिए पूरी की पूरी, और कोई भी अगर डाउट आता है तो हमें कमेंट करिए, हम लोग डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको आगे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, ताकि और लोगों को और आपके स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप अपने दोस्तों से ये चीज़ें पूछेंगे तो उनको नहीं पता होंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर आप उनको ये बताएं ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो इस एग्जाम में बैठ पाए और क्वालिफाई भी हो पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।